नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं इतिहास का एक और पन्ना लेकर। एक ऐसा पन्ना जिसने हिंदुस्तान में मुगल शासन की नींव रखी, लुटेरे से बादशाह तक पहुंचने वाले बाबर की कहानी। साल 1526 के आसपास की बात है। बाबर ने अपने हिंदुस्तान मिशन की ओर फिर से सोचना शुरू कर दिया था। उसका मिशन बहुत बड़ा था और इसके लिए कुछ ज्यादा ही शक्ति संगठित करने की जरूरत थी। लिहाजा उसने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बात सिर्फ हिंदुस्तान पर कब्जा करने की ही नहीं थी, बल्कि काबुल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी तमन्ना थी। लगभग 4 बार फतेह के प्रयास विफल रहे थे। लिहाजा काबुल में सैनिकों का बड़ा जत्था छोड़कर निकलने पर सहमति बनी। साथ ही वहां बेटे कामरान को सजग रहने को कहा और फिर बहुत सोच विचार करके हिंदुस्तान कूच की तैयारी में बाबर ने खुद को झोंक दिया। काबुल से कूच कर सैन्य दल के साथ बाबर झेलम नदी के तट पर पहुंचा। रात्रि विश्राम के बाद सिंधु नदी को पार कर सुरक्षित हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। जगह जगह ठहरते सुस्ताते हिंदुस्तान फतेह को शक्ति संगठित करते हुए बाबर लगातार बढ़ता गया। हिंदुस्तान दाखिल होने से पहले ही बाबर के यहां कुछ रिश्ते मौजूद थे, क्योंकि वह तैमूर लंग का वंशज था। इस लिहाज से उसके लिए हिंदुस्तान कोई नई जगह नहीं थी। हालांकि उसे अपने जीवन में अपने ही परिजनों से धोखे मिल चुके थे। शायद यही कारण था कि वह एक एक कदम फूंक फूंक कर चलने में विश्वास रखता था। सशक्त योजना और मजबूत इरादों के साथ उसने अपने पहचान के लोगों से मिलना शुरू किया। उसके निशाने पर दिल्ली था। लिहाजा वह अपनी शक्ति को बेकार उपयोग न करते हुए छोटी छोटी रियासतों से जान पहचान बढ़ाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। इधर हिंदुस्तान में जो सत्ता समीकरण चल रहे थे, उसके तत्कालीन राजा रजवाड़े बेहद खिन्न थे और दिल्ली शासन में विकल्प की गुंजाइश खोजी जा रही थी। यही कारण रहा कि बाबर को शक्ति संचयन में हिंदुस्तानी शासकों ने मदद पहुंचानी शुरू कर दी। अलबत्ता एक प्रतिनिधि मंडल से बाबर की मुलाकात भी हुई और आगे की योजना तय की गई। बाबर का हिंदुस्तान पर आक्रमण एक प्रयोजित योजना थी। उसे एक तरह से देशी राजाओं का समर्थन प्राप्त था। इसके पीछे की वजह यह थी कि आलम खान किसी भी सूरत में दिल्ली पर अपना कब्जा चाह रहा था। वहीं मेवाड़ के शासक राणा सांगा की मंशा भी कुछ इसी तरह की थी। इधर ये लोग बाबर का इस्तेमाल कर दिल्ली कब्जाना चाहते थे, तो बाबर की नजर भी दिल्ली पर ही थी। उधर पंजाब के शासक दौलत खान अपनी स्वतंत्र सत्ता चाह रहे थे। इन सब परिस्थितियों ने बाबर के लिए मुफीद माहौल तैयार कर दिया। हालांकि बाबर के लिए ये उतना सहज नहीं रहा जितना कि दिखने में लग रहा है। यह 5वीं दफा था जब वह भारत पर आक्रमण करने जा रहा था। 4 बार की असफलता ने उसे कुछ ज्यादा ही चौकन्ना बना दिया था। वह अब कोई गलती नहीं चाहता था। सहज नहीं रहा भारत फतेह। अपने 5 भारत आक्रमणों में उसने सबसे पहले साल 1519 में बाजोर दुर्ग पर हमला बोल और कत्लेआम मचा दिया। फिर झेलम तट पर भीरा नामक जगह पर उसे विद्रोह का सामना करना पड़ा था। उसके बाद उसने उसी साल दूसरी दफा पेशावर के रास्ते भारत में प्रवेश का प्रयास किया, लेकिन बदख्शां में विद्रोह के चलते मायूसी हाथ लगी। साल 1520 में वह बाजोर और भीरा पर अधिकार करने में सफल रहा, लेकिन कांधार में फैल रही अशांति के कारण उसे वापस जाना पड़ा था। इन सब हालातों ने उसे बेहद चोट पहुंचाई थी और वह घायल शेर की तरह महसूस कर रहा था। भारतीय सुल्तानों से मिल रही मदद उसको सफलता के प्रति आश्वस्त कर रही थी। तब तक काबुल में स्थिति मजबूत हो गई थी। ऐसे में बाबर 1524 में फिर एक बार हिंदुस्तान फतेह पर निकला। दौलत खान बाबर की मदद से पंजाब की सत्ता तक फिर से पहुंचना चाहता था, लेकिन बाबर से सहमति नहीं बनी। लिहाजा उसने बाबर से किनारा कर लिया और इस प्रकार बाबर का चौथा प्रयास भी बेनतीजा निकला। पानीपत में निकले परिणाम। बाबर काबुल की सत्ता अपने बेटे कामरान को सौंपकर निश्चिंत होकर बड़े ही आक्रामक तरीके से भारत पर फतेह को निकला। वह इस बार किसी से वार्ता के मूड में नहीं था। लिहाजा सबसे लड़ते भिड़ते कत्लेआम मचाते दिल्ली की ओर बढ़ चला। वहां पानीपत में इब्राहिम लोदी से हुई मुठभेड़। इस युद्ध में मात्र 12,000 सैनिकों के साथ बाबर ने इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों को रोन दिया। बाबर की सेना ने अप्रतिम युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करते हुए
बड़ी संख्या में तोपों का इस्तेमाल किया। प्रभावशाली प्रयोगों और रण कौशल के कारण बाबर की सेना विजयी हुई। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी ने रण क्षेत्र में ही प्राण त्याग दिए। इसके बाद आगरा और दिल्ली पर बाबर का कब्जा हो गया। साथ ही भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी जा रही थी। बाबर ने लोदी शासन के छोटे मोटे सभी राज्य रजवाड़ों पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी शुरू कर दी। बाबरनामा में बाबर ने खुद लिखा कि मात्र 12,000 सैनिकों के बल पर उसने सफलता हासिल की थी। इस युद्ध में पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल करते हुए बाबर ने तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का लाभ उठाया था। दिल्ली पर कब्जे के बाद बाबर ने खूब लूट मचाई और भारत से लेकर काबुल तक सोने चांदी लुटाए गए। आखिर 3 शताब्दी तक चलने वाले तुर्क अफगानी सुल्तानों की सल्तनत को समाप्त कर बाबर ने अपनी बादशाहत कायम की थी। हालांकि राणा सांगा अभी जिंदा थे और वह शक्ति का संचय कर बाबर की बादशाहत को चुनौती दे बैठे। ये रहा निर्णायक युद्ध। उत्तर भारत में दिल्ली के बादशाह बाबर के बाद सबसे ताकतवर राजपूत शासक चित्तौड़ के राणा सांगा थे। वह बाबर को बाहरी लुटेरा मानते थे और उसे लोदी के लड़खड़ाते शासन में लूटपाट कर लौटने वाला समझ रहे थे। किंतु बाबर मुगल वंश की नींव रख रहा था, तो सांगा यह बर्दाश्त नहीं कर सके। दरअसल राणा सांगा दिल्ली में हिंदू राज्य की स्थापना के लिए सुयोग की तलाश में थे। बाबर भी भली भांति समझ चुका था कि सांगा के रहते बादशाहत कायम रखना संभव नहीं है। लिहाजा 17 मार्च 1527 में खानवा में दोनों भिड़ गए। इस युद्ध में राणा सांगा मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, हसन खां मेवाती, बशीन चंदेरी एवं इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के साथ संयुक्त मोर्चे के साथ डटे थे। उधर बाबर की सेना थकी और टूटी हुई थी। बावजूद इसके बाबर सांगा के साथी में फूट डालकर युद्ध में विजय हासिल करने में कामयाब रहा। बहरहाल अंततः बाबर ने इब्राहिम लोदी और राणा सांगा को हराकर भारत में मुगल राज्य की स्थापना की। साथ ही राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा में शिफ्ट कर ली। युद्ध कौशल के अलावा बाबर के व्यक्तित्व में और भी कई रोचक पहलू हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।